गरीब बहू को मिला 120 कमरे की जेल में ससुराल। बहुत बात करने का शौक है ना तुम्हें कुसुम बहू। बहुत जासूसी कर रही थी तुम। अब बंद रहो इस 120 नंबर के कैद खाने में। इस सिंह हवेली का नियम है कि यहाँ की औरतों की जुबान और पैर दोनों में हमेशा भारी ताले लटके होते हैं। तुम भले ही लोहे का दरवाजा बंद कर दो रमाकांत, लेकिन मेरी आवाज और इस हवेली के पीछे छुपे सच को तुम कभी बंद नहीं कर पाओगे। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। मैंने जितना सच जाना है मैं आगे भी पूरा सच जान कर रहूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। ए लड़की, अपनी ये तेज जुबान बंद करो, वरना इससे भी खौफनाक दूसरी सजा मिलेगी। इस सिंह हवेली में सिर्फ हुक्म सुना जाता है, पलटकर सवाल पूछने वालों की हड्डियां यहाँ तोड़ दी जाती है। रमाकांत जोर से लोहे का गेट धड़ाम से बंद करता है और बड़ा सा ताला लगा देता है। मैं हारूंगी नहीं, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं इस हवेली के पीछे छुपे हर एक पाप का पर्दाफाश करके रहूंगी। कुसुम की आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक जिद थी। वो इस बात से बेखबर थी कि इस जेल की सलाखें कितनी पुरानी हैं। आखिर क्यों एक नई नवेली दुल्हन को शादी के बाद इस काल कोठरी में डाल दिया गया? उसने ऐसा क्या सच जान लिया था? इस रहस्य की जड़ें आज से 30 साल पीछे अतीत के एक काले पन्ने में दफन है। 30 साल पहले यह हवेली जेल नहीं थी, ये रणवीर सिंह महिला सेवा केंद्र थी, जहां गांव की बेबस औरतों को हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया जाता था। धर्मपाल के पिता रणवीर सिंह और उनकी नेक दिल पत्नी शारदा देवी इसके संचालक हुआ करते थे। लेकिन जहां उजाला होता है वहां अंधेरा भी अपनी साजिशें बुनता है। शारदा देवी एक बार खर्चों का हिसाब देख रही होती हैं, तभी उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। रघुनाथ जी, मैंने इस पूरे महीने के फंड्स चेक किए हैं। औरतों के विकास के लिए आने वाले पैसों से हजारों रुपए गायब हो रहे हैं। आखिर ये इतना बड़ा घोटाला कौन कर रहा है? मुझे साफ जवाब चाहिए। अरे मालकिन, मैं तो मामूली सेक्रेटरी हूँ, मुझे क्या पता। वैसे मालकिन, आपने इन गांव की औरतों को ज्यादा ही छूट दे रखी है। ये औरतें यहाँ आती हैं, पुरुषों से बात करती हैं। इससे हमारे सिंह खानदान की इज्जत खराब हो रही है। चुप रहिए रघुनाथ जी, अपनी इस दकियानूसी सोच को अपने पास रखिए। औरतें जब तक खुद कमाना नहीं सीखेगी तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। रघुवीर जी, आप इस पिए की फालतू बातों में मत आइए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो शारदा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रघुनाथ, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, घर की मालकिन को सिखाने की कोशिश मत करो। रघुनाथ समझ गया था कि अगर शारदा देवी ने घोटालों की फाइल रणवीर सिंह के सामने रख दी तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसने सिंह खानदान की मर्यादा को ही अपना हथियार बनाने का फैसला किया। एक ऐसी साजिश जिसने हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। रमाकांत बेटा, ये धर्मपाल की माँ शारदा बहुत चालाक है। इसने मेरे घोटालों की जांच शुरू कर दी है। अगर इसने वो कागजात सिंह साहब के सामने रख दिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें इस औरत को रास्ते से हटाना ही होगा और इसे पूरे गांव की नजरों में बदनाम करना होगा। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम इस सेवा केंद्र में आने वाले किसी बाहरी पुरुष को पैसे देकर मालकिन के कमरे में भेज दें और फिर पूरे गांव के सामने तमाशा खड़ा कर दें। बिल्कुल सही। आग ऐसी लगानी है कि धुएं की गंध पूरे गांव में फैल जाए और इस मर्यादा की आड़ में हम शारदा देवी को न केवल समाज की नजरों में गिरा दें बल्कि धर्मपाल के दिल में उसके लिए नफरत का ऐसा बीज बोएंगे कि वो खुद ही अपनी मां को कैद कर लेगा। उसी रात अंधेरे में रघुनाथ और रमाकांत मिलकर एक अनजान पुरुष को भारी रकम देते हैं और उसे चुपके से शारदा देवी के कमरे की तरफ भेजते हैं। अरे दौड़ो दौड़ो, देखो धर्मपाल साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, औरतों को ज्यादा आजादी दोगे तो कुल की मर्यादा बिखर जाएगी। अब देखिए, आपकी इज्जतदार माँ आधी रात को किसी गैर मर्द के साथ इस हवेली से भागने की तैयारी कर रही हैं। नहीं बेटा धर्मपाल, अपनी माँ पर भरोसा कर। ये सब झूठ है। ये इस पापी रघुनाथ की रची हुई साजिश है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ बेटा। साहब, औरतों को खुली छूट देना ही इस बदनामी की वजह है। अगर खानदान की इज्जत बचानी है तो इस औरत को गायब कर दो और इस हवेली में आज के बाद औरतों के लिए कड़े नियम बना दो ताकि कोई औरत बाहर ना निकल सके। इन्हें कैद में रखो साहब। गुस्से और लोग लाज के डर से धर्मपाल अंधा हो जाता है। धर्मपाल सच जानने की कोशिश भी नहीं करता। उसी रात रघुनाथ और उसके बेटे रमाकांत ने शारदा देवी का मुंह बंद कर दिया और उन्हें गाड़ी में डालकर हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया।
गांव में अफवाह उड़ा दी गई कि मालकिन भाग गई। अपनी मां के इस कथित धोखे से टूटकर धर्मपाल एक ऐलान करता है। हवेली के सभी कमरों में लोहे की सलाखें लगवा दी जाएं। अब यहाँ कोई सेवा केंद्र नहीं चलाया जाएगा। इन सभी कमरों में सलाखें लगा दी जाएंगी। सेवा केंद्र अब 120 कमरों वाली जेल बन जाता है। सालों बाद रघुनाथ की मौत के बाद उसका बेटा रमाकांत उसी मैनेजर की गद्दी पर बैठ जाता है और इस खौफनाक खेल को जारी रखता है। वक्त बीतता गया पर हवेली का खौफ कम नहीं हुआ। हवेली का खौफ आज कुसुम की दहलीज तक पहुंच गया। गरीबी में पल रही कुसुम को शिकार बनाने के लिए धर्मपाल की काली गाड़ी कुसुम के घर के सामने आकर रुकी। देवकी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। धर्मपाल गाड़ी से उतरता है। सिंह साहब, आप इतने बड़े लोग हमारे गरीब के घर में? हमारे यहाँ तो बैठने के लिए ठीक से कुर्सी भी नहीं है। हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है देवकी जी। हमने आपकी बेटी कुसुम को कल बाजार में देखा था। बेहद सुंदर और संस्कारी है। हम चाहते हैं कि हमारे छोटे बेटे कुंदन की शादी आपकी बेटी से हो जाए। बोलिए, आपको हमारा ये रिश्ता मंजूर है? अरे सिंह साहब, हम तो बहुत गरीब लोग हैं। भला हमारी क्या हैसियत आपके सामने? मैं एकदम से कैसे हाँ कर दूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे माँ जी, कैसे हाँ कर दूं का क्या मतलब हुआ? हमारा घर बहुत बड़ा है। 120 कमरों की हवेली है हमारी। आपकी बेटी वहाँ जाकर राज करेगी और हाँ, आपके घर की ये गरीबी भी पल भर में दूर हो जाएगी। हम आपकी पैसों से भी पूरी मदद करेंगे। रमाकांत अपनी जेब से एक बहुत मोटा नोटों से भरा हुआ शगुन का लिफाफा निकालता है और जबरदस्ती देवकी के हाथों में थमा देता है। कुसुम चुपके से दरवाजे के पीछे से ये सब देखकर मनी मन खुश होती है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। कुसुम दौड़कर बाहर आती है और अपनी माँ के हाथ से वो भारी शगुन का लिफाफा छीन लेती है। माँ, देखो तो सही, कितने पैसे हैं। पहली बार जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ देख रही हूँ। हमारी तो किस्मत ही खुल गई माँ। अब हमें तंगी में नहीं जीना पड़ेगा। तभी पड़ोस की राधा चाची और कुछ औरतें घर के अंदर आती हैं। अरे देवकी, तूने हाँ कर दी। अरे भागन, तूने सुना नहीं क्या उस हवेली के बारे में? दिखने में वो बहुत बड़ा सिंह पैलेस है, लेकिन असल में वो 120 कमरों वाली एक खौफनाक जेल है। वहाँ औरतों को कैदियों की तरह लोहे की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है, कड़े नियम में। सुनाए जो एक बार उस हवेली की चौखट के अंदर गई, उसकी रूह तक कांप उठती है। लोग कहते हैं वहाँ से कोई हंसता खेलता बाहर नहीं आता। हे भगवान, तू क्या कह रही है राधा? मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। ये सब मुझे पता ही नहीं था। काश मुझे ये बातें पहले पता होती। सब पता था सबको, पर तूने अपनी गरीबी की मजबूरी में आंखें मूंद ली। तूने अपनी बेटी के हाथों में सोने की नहीं लोहे की हथकड़ियां थमा दी है देवकी। ये शगुन नहीं, उसकी बर्बादी की पहली किश्त है। अब जो भाग्य में होगा वही होगा बहन। अब तो मैंने वो शगुन ले लिया है। अगर मना करती तो शायद वो लोग हमारे घर का नामो निशान मिटा देते। अब तो बस भगवान ही मेरी बच्ची की रक्षा करेंगे। मैं तो बेबस हूँ। राधिका देवकी को समझाकर वहां से चली जाती है। देवकी भी अब अपने घर के अंदर आती है। तभी कुसुम बोलती है, माँ, तुम इन गांव वालों की फालतू बातों पर ध्यान मत दो। इनका काम ही है जलना। जब तक हम गरीब थे तब तक यही लोग हमें नीचा दिखाते थे, और अब जब हमारी किस्मत चमक रही है तो इन्हें जलन हो रही है। पर कुसुम, राधा जो कह रही थी वो मामूली बात नहीं है। 120 कमरों वाली जेल, ये सुनकर ही मेरा कलेजा कांप रहा है। तूने कभी सोचा है अगर वहाँ की दीवारें सच में इतनी खौफनाक हुई तो मैं अपनी इकलौती बेटी को किसी काल कोठरी में कैसे भेज दूं? माँ, मैंने बचपन में सिर्फ तंगी और गरीबी देखी है। इस मिट्टी की झोपड़ी में जहाँ बारिश में छत टपकती है और फाके करने की नौबत आती है। अब जाकर अपनी अमीरी का रास्ता खुल रहा है तो मैं इसे बंद नहीं होने दूंगी। सोने के पिंजरे में भी अगर रहना पड़े तो वो इस मिट्टी की भूखी झोपड़ी से बेहतर होता है। मैं कुंदन से ही शादी करूंगी। बेटा, अमीरी के लालच में तो अपनी आजादी मत खो देना। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा। माँ, लोग कहते हैं वो हवेली जेल है, पर मुझे लगता है वो मौका है। अगर वहाँ वाकई इतने नियम है तो इसका मतलब है कि वहाँ का सिस्टम मेरी पकड़ में आ सकता है। मैं कोई आम बहू नहीं बनूंगी। मैं वहाँ की मालकिन बनकर दिखाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी किस्मत की चाबी खुद संभालना जानती हूँ। कुछ समय बीतता है। जल्दी कुसुम और कुंदन की शादी हो जाती है। कुसुम अपने ससुराल पहुंचती है। कुसुम बड़े सपनों के साथ हवेली की चौखट पर आई थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही हकीकत सामने आ गई। स्वागत के लिए फूलों की थाली नहीं बल्कि लोहे की सलाखें और सन्नाटा था। आओ नई बहू, कदम अंदर रखो, लेकिन हमेशा याद रखना इस घर में सबसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ नियम आते हैं। वहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। जी चाची जी। अच्छा, नियम सिर्फ उठने बैठने का नहीं है बहू,
यहाँ खाना खाने का नियम है, बात करने का नियम है, मुस्कुराने का नियम है और कुछ कमरों में ना जाने का भी नियम है। यहाँ तक कि हर बहू के कमरे का एक नंबर होता है। तुम इस खानदान की 120वीं बहू हो, इसीलिए तुम्हें कैद कमरा नंबर 120 मिला है। जाओ और सीधे अपने कमरे में बंद हो जाओ। कमला कुसुम का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है। कुसुम हैरान होकर अपने कमरे को देखती है जो बिल्कुल जेल के लॉकअप जैसा था। कुंदन भी कमरे में आता है और बिना कुछ बोले सो जाता है। अगले दिन सुबह ठीक 5 बजते ही पूरी हवेली में टंगा एक बहुत बड़ा लोहे का घंटा जोर जोर से टन 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 की आवाज के साथ बजने लगता है। कुसुम डरकर बेड पर उठकर बैठ जाती है। कुंदन पहले से ही खड़ा तैयार हो रहा होता है। चलो कुसुम, जल्दी करो, नीचे आंगन में चलो। देर हो गई तो आफत आ जाएगी। पापा जी का गुस्सा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। नीचे इतनी सुबह सुबह क्या हो गया है? क्या कोई मुसीबत आई है? नीचे आंगन में सभी घरवाले रोहन, प्रिया, नीति, सावित्री, कमला और मैनेजर रमाकांत एक सीधी लाइन में कैदियों की तरह खड़े होते हैं। धर्मपाल सिंह हाथ में एक रजिस्टर और पेन लेकर खड़े होते हैं और रोल नंबर की तरह सबके अटेंडेंस ले रहे होते हैं। बड़ा बेटा रोहन सिंह। जी बाबूजी। कैद कमरा 119 प्रिया बहू। जी बाबूजी। कैद कमरा 120 कुसुम बहू। जी बाबूजी, मैं हाजिर तो हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सुबह सुबह क्या हो रहा है। जैसे जेल में कैदियों की गिनती होती है वैसे हमारी हाजिरी ली जा रही है। क्या हम यहाँ कैदी हैं? बहू कुसुम, अपनी इस बदतमीज जुबान को लगाम दो। ये सिंह हवेली का नियम है कि यहाँ सुबह 5 बजे ही उठना पड़ता है। सूरज भले ही आसमान में देर से निकले, लेकिन सिंह हवेली का नियम कभी पीछे नहीं रहता। जो नियम बन गए वो पत्थर की लकीर है। कुसुम डर से चुपचाप हो जाती है। थोड़ी देर के बाद पूरा परिवार बड़े से खाने के टेबल पर बैठता है। कुसुम भी सबके सामने कुर्सी पर बैठती है। तभी धर्मपाल सिंह बोलते हैं, सावित्री, अपनी इस नई बहू को देखो, इसे बैठने तक की तमीज नहीं है। ये किस कुर्सी पर बैठ गई है? अरे हाँ बेटा, उस कुर्सी पर नहीं बैठना है, वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे लिए कुर्सी नंबर 4 तय है। जाओ और उस पर बैठो। है? बैठने के लिए भी कुर्सी का नंबर तय है क्या? ये कैसा अजीब नियम है? कुसुम चुपचाप दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। पूरी टेबल पर शमशान जैसा सन्नाटा है। कोई आपस में बात नहीं कर रहा। कुसुम बगल में बैठे रोहन की तरफ झुकती है। आप लोग इतने चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। कुसुम चुप रहो, यहाँ सिर्फ चुप ही रहा जाता है। जो रूल बुक में लिखा है बस आंखें बंद करके उसे मानना ही हमारा काम है। कुछ कहा तुमने रोहन? क्या खिचड़ी पक रही है वहाँ? नहीं पापा, कुछ नहीं कहा। मैं तो बस पानी मांग रहा था। सभी नाश्ता खत्म करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। सावित्री अकेले भारी मन से खाना बना रही होती है। कुसुम वहां जाकर अपनी सास के हाथ से चाकू लेती है और सब्जी काटने में उसकी मदद करना चाहती है। तभी कमला वहां आ धमकती है और उसके हाथ से चाकू छीनकर दूर फेंक देती है। ये क्या हो रहा है? यहाँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाची जी, अपनी मर्जी से मैं कोई गुनाह नहीं कर रही, सिर्फ माँ जी की मदद ही तो कर रही हूँ। इसमें क्या गलत है? काम भी सबके तय है और उसको वही काम करना है जो उसे सौंपा गया है। ये पलटकर जवाब बन तुमने देखा कभी प्रिया ने कोई जवाब दिया है? उसी की तरह गाय बनकर रहो, वरना सीधी काल कोठरी में डाल दी जाओगी, समझी? कमला की धमकी ने कुसुम के मन में डर नहीं बल्कि एक सवाल पैदा कर दिया था। कुसुम को लगा कि प्रिया की इस खामोशी के पीछे कोई गहरा सच छिपा है। बस इसी सच को जानने की बेचैनी में कुसुम चुपके से प्रिया के कमरे में घुस जाती है। प्रिया एक कोने में बैठकर स्केच बुक देख रही होती है। तभी कुसुम बोलती है, अरे प्रिया भाभी, ये तो बहुत ही शानदार फैशन डिजाइनिंग के स्केच है। आपको इसका शौक था क्या? शौक नहीं कुसुम, मैं इस घर में आने से पहले एक प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर थी, लेकिन जब से इस पापी घर में आई हूँ बिना किसी गुनाह की कैदी बन गई हूँ। जिस जेल में इंसान को अपनी मर्जी से सांस लेने की इजाजत नहीं है, तो अपनी मर्जी का करियर चुनने की इजाजत कौन देगा? मैंने एक बार काम के लिए जिद की थी तो पापा जी और इस मैनेजर रमाकांत ने मिलकर मेरा सारा सामान और मशीन जला दी और मुझे 7 दिन तक इसी कमरे में बंद करके सिर्फ सूखी रोटी दी। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी नीति भी वहां आ जाती है। उसके हाथ में फटी हुई कॉलेज की किताबें होती हैं। हाँ भाभी, मुझे आगे कॉलेज जाकर पढ़ना था, लेकिन इस रमाकांत ने पापा के कान भर दिए कि लड़कियां बाहर जाकर खानदान की नाक कटवाती है। पापा ने मेरी सारी किताबें फेंक दी। इस घर में सिर्फ नियम तोड़ने की नहीं, सपने देखने की भी सजा मिलती है।
ओह गॉड, इसका मतलब गांव वालों का कहना बिल्कुल सही था। ये कोई हवेली नहीं, ये तो 120 कमरों वाली जिंदा औरतों की जेल है। मैं कितनी पागल थी जो पैसों के चक्कर में यहाँ आ गई। क्या यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है भाभी? नहीं कुसुम, यहाँ आने का रास्ता है, पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, शमशान की चिता। प्रिया और नीति की बात सुनकर अब कुसुम के मन में एक डर बैठ जाता है, लेकिन वो रुकती नहीं है। अब कुसुम हवेली के राज जानने के लिए बेपरवाह होकर उन दरवाजों की तरफ बढ़ने लगती है जहां जाना सख्त मना था। क्या कर रही हो यहाँ तुम? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरफ आने की? बाबूजी कुछ नहीं, बस मैं तो ये सब देख रही थी। लेकिन बाबूजी, इन कमरों में इतने बड़े बड़े ताले क्यों हैं और इतनी धूल क्यों जमी है? क्या है इनके अंदर? तुम्हारे कमरे के दरवाजे के पीछे जो रूल बुक टंगी है, क्या तुमने उसे पढ़ा नहीं? जो घर के कमरे में बंद है उन्हें बंद ही रहना है। अगर अपने आप को इस घर में सुरक्षित देखना चाहती है तो आइंदा इन कमरों के करीब मत दिखना, वरना अंजाम बहुत खौफनाक होगा। पर बाबूजी ऐसा क्यों? अपने ही घर के कमरों को बंद रखना और अपनी ही बहुओं को सलाखों के पीछे रखना कहाँ का नियम है? ये घर है या कोई जेल? जुबान लड़ाती है। मैंने बोला ना, कोई सवाल नहीं। सीधे अपने 120 नंबर कमरे में दफा हो जाओ। निकलो अब यहाँ से। कुसुम तुरंत वहां से चली जाती है, पर रात होते ही कुसुम चुपचाप से फिर से जासूसी पर निकल जाती है। कुसुम कमरा नंबर 40 के पास पहुंचती है, जहां उसे एक चिट्ठी मिलती है। कुसुम चिट्ठी पढ़ती है। ये तो हमारी स्वर्गीय दादी सास शारदा देवी की लिखी चिट्ठी है। इसमें लिखा है, मैं अपनी मर्जी से भाग नहीं रही हूँ, मुझे जबरदस्ती दबाया जा रहा है, मेरा मुंह बंद किया जा रहा है, मेरी किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। धर्मपाल बेटा, मैनेजर रघुनाथ की बातों में मत आना, वो तुम्हें अंधा करके धोखा दे रहा है। मैं मजबूर हो गई हूँ, लेकिन मैं गलत औरत नहीं हूँ। अगर भविष्य में कोई मेरी ये चिट्ठी पढ़े तो रुकना मत, डरना मत, आगे बढ़ना और पूरा सच दुनिया के सामने लाना। इसका मतलब गांव वाले जो कहते थे वो सच था? हमारी दादी सास निर्दोष थी? उन्हें इस मैनेजर के बाप रघुनाथ ने बदनाम करके गायब किया था ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके। मुझे सच बाबूजी को बताना होगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद अब कुसुम के मन में कई सारे सवाल उमड़ते हैं, जिस वजह से कुसुम रात भर सो नहीं पाती। दूसरे दिन कुसुम कचरा फेंकने के बहाने घर के पीछे जाती है, जहाँ उसे घर का नौकर हरिराम मिलता है। हरिराम काका, मुझे आपसे कुछ जानना है। क्या बात है बेटी, बताओ। काका, मुझे पता है कि इस हवेली की दीवारों के पीछे जो अंधेरा है उसका राज सिर्फ आपको पता है। आपको इस घर के नमक की कसम है, मुझे सच बताइए, ये चिट्ठी ये मैंने दादी सास के कमरे के पास से उठाई है। इसमें जो लिखा है वो क्या सच है? कमरा नंबर 54 वाली बहू और हमारी दादी सास शारदा देवी के साथ उस रात आखिर हुआ क्या था? लोग कहते हैं वो भाग गई थी, पर क्या वो सच में भाग गई थी? अरे चुप हो जा, तू क्या कर रही है? तूने ये कागज का टुकड़ा नहीं, तूने मौत का परवाना अपने हाथ में थाम रखा है। अगर रमाकांत को कानो कान खबर भी लग गई कि तूने पुरानी फाइलें कुरेदी हैं, तो तू अगले दिन सूरज नहीं देख पाएगी। बेटा, तू बहुत बड़े और खौफनाक खेल में कूद रही है, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मुझे मौत का डर नहीं है काका, लेकिन अगर मैं सच जाने बिना मर गई तो वो उन औरतों के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी जो आज भी इस 120 कमरे की जेल में घुट रही है। कमरा नंबर 54 वाली बहू, उसने क्या गुनाह किया था? क्यों वो अचानक गायब हो गई? वो बहू वो इस हवेली की आखिरी बहादुर औरत थी। उसने सवाल पूछे थे, उसने अपने हक मांगे थे। रघुनाथ रमाकांत का बाप, उसने सिर्फ उसे मारा नहीं, उसे इस कदर बदनाम किया कि समाज की नजरों में वो जीते जी मर गई। उसने तंग आकर आत्महत्या नहीं की थी, उसे मरवा दिया गया था ताकि किसी और की हिम्मत ना हो कि वो इस हवेली के मैनेजर के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सके। और मालकिन शारदा देवी, वो तो इस घर की जान थी ना? बिटिया, उस काली रात को उन्होंने खुद को नहीं बल्कि इस घर की इज्जत को बचाने की कोशिश की थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, रघुनाथ और उसका बेटा रमाकांत उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में डाल रहे थे। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन किसी ने उनकी सुनी तक नहीं। उन्होंने पूरे गांव में ये झूठ फैला दिया कि मालकिन किसी गैर मर्द के साथ भाग गई हैं। तो क्या बाबूजी को उनकी सच्चाई का एक भी अंश नहीं पता था? वो इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? बेटा, पहले बाप रघुनाथ ने धर्मपाल साहब की आंखों पर पट्टी बांधी थी
अब उसका बेटा रमाकांत भी वही काम कर रहा है। उन्होंने साहब की आंखों पर ऐसा अंधा चश्मा चढ़ा रखा है कि अब उन्हें सिर्फ वही दिखता है जो ये लोग दिखाते हैं। ये हवेली की तिजोरियां खाली कर रहे हैं, जमीनें हड़प रहे हैं और साहब को लगता है कि वो घर की मर्यादा बचा रहे हैं। कहानी वही है, किरदार वही है बिटिया, बस अब ये जुल्म और गहरा हो गया है। बेटा तू यहाँ से भाग जा, तू भी वही बन जा जो ये लोग चाहते हैं, एक गाय, एक कैदी, वरना तू भी इतिहास का वो पन्ना बन जाएगी जो कभी पढ़ा ही नहीं गया। बस बेटी मैं अब ज्यादा बात नहीं कर सकता। हरिराम वहां से चला जाता है, पर रमाकांत हरिराम को कुसुम से बात करते हुए देख लेता है। रमाकांत तुरंत कमला के पास जाता है। ये 120वीं बहू तो साक्षात मुसीबत बन गई है कमला। आज फिर उसने घर के नौकरों से उन पुरानी फाइलों के बारे में पूछने की कोशिश की। इसकी हिम्मत कैसे हुई? कोई भी बहू आज तक इतनी जुबान नहीं लड़ाती थी जितनी ये लड़ा रही है। तो क्या हुआ, एक छोटी सी लड़की से डर गए? तुम इस हवेली के मैनेजर हो या कोई डरपोक चूहा? इसे हैंडल करना तुम्हें नहीं आता या फिर तुम्हारा वो रौब अब खत्म हो चुका है? अरे तुम समझ नहीं रही हो, ये प्रिया या नीति जैसी दब्बू नहीं है। इसकी आंखों में वो आग है जो सब कुछ जला सकती है। जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे इसकी आंखों में डर नहीं बल्कि चुनौती दिखती है। अगर इसने उन कमरों के राज और उस पुरानी कोठरी का पता लगा लिया तो समझो हम दोनों की खैर नहीं। तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो? डर को जड़ से खत्म करना ही तो हमारा पुराना हुनर है। याद है ना उस कमरा नंबर 54 वाली बहू के साथ हमने क्या किया था? उसकी आवाज तो हमने हमेशा के लिए खामोश कर दी थी। बस इस कुसुम को भी वही जगह दिखानी है। इसे तोड़ दो, इससे पहले कि ये हमें और हमारे इस साम्राज्य को तोड़ दे। अगली बार अगर ये सवाल पूछे तो इसके पैरों की जमीन हिला देना ताकि इसे अपनी औकात याद आ जाए। तुम सही कह रही हो, बहुत हुआ ये खेल। अब इसके साथ वही होगा जो यहाँ की हर उस औरत के साथ हुआ जिसने सिर उठाने की जुर्रत की है। हाँ, तुमने उस शहर के पुराने पागल खाने के पास वाली गुप्त कोठरी में जो मालकिन को कैद करके रखा है, वो राज कभी बाहर नहीं आना चाहिए। कल सुबह ही धर्मपाल को कहकर इस कुसुम को हमेशा के लिए कमरा नंबर 120 में बंद करवा दो। इसके पैर तोड़ दो। रमाकांत और कमला आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं पास में खिड़की से उनकी बात सावित्री और कुसुम सुन लेती हैं। मेरी सासू माँ आज भी जिंदा है। इन राक्षसों ने उन्हें कैद कर रखा है। माँ जी, अब रोने या घबराने का नहीं बल्कि इन सांपों को कुचलने का वक्त आ गया है। चलिए बाबूजी के पास, हमें अभी चल के उन्हें सारा सच बताना होगा। उसी शाम बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जहां हॉल में कुसुम और सावित्री देवी आती हैं और कुसुम गुस्से में बोलती है। धर्मपाल सिंह जी, बाहर आइए, बाहर आइए। रमाकांत मैनेजर साहब, आज इस नरक की जेल का आखिरी फैसला होकर रहेगा। बाहर निकलो गद्दारों। धर्मपाल सिंह गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। उनके पीछे रमाकांत और कमला भी घबराए हुए आते हैं। ये क्या बदतमीजी है कुसुम? तुम्हारी ये मजाल कि तुम रात के वक्त इस तरह चिल्लाकर मेरे घर की मर्यादा को सरेआम ठेस पहुंचाओ, और तुम सब औरतें कतार छोड़कर यहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ, भूल गई अपने नियम? देखिए, मैंने पहले ही कहा था ना कि ये बाजारू लड़की हमारे खानदान को बर्बाद कर देगी। ये नौकरों से पूछताछ कर रही है, घर के खिलाफ साजिश रच रही है। मैंने खुद इसे बातें करते सुना है। इसके पैर तोड़कर इसे अभी बाहर निकालिए। चुप रहिए रमाकांत मैनेजर साहब, अपनी ये पापी और गद्दार जुबान बंद रखिए। पाप का घड़ा चाहे कितना भी बड़ा और मजबूत क्यों ना हो, एक दिन वो सच्चाई के हथौड़े से फूटता जरूर है। बाबूजी, आप जिस अनुशासन और मर्यादा का ढिंडोरा पीटकर हम बहुओं को कैदी बनाकर रख रहे हैं, वो कोई परंपरा नहीं बल्कि इस रमाकांत और इसके बाप रघुनाथ की रची हुई एक घिनौनी साजिश है। ये देखिए आपकी सगी माँ, हमारी दादी सास शारदा देवी की असली चिट्ठी, जिससे आपके पिए ने उस दिन साजिश रचकर आपको पढ़ने ही नहीं दिया था। पढ़िए इसे। कुसुम वो पुरानी चिट्ठी धर्मपाल सिंह के हाथों में थमा देती। धर्मपाल कांपते हाथों से उसे पढ़ते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो मेरी माँ की ही लिखावट है। मैं भाग नहीं रही हूँ, मुझे जबरदस्ती दबाया जा रहा है। ये क्या है रमाकांत? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? जी, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये नकली चिट्ठी है। झूठ ये रमाकांत बोल रहा है बाबूजी। हरिराम काका, आगे आइए और बाबूजी को इस रात का पूरा सच बताइए जो आपने अपनी आंखों से देखा था। साहब, छोटी बहू बिल्कुल सच कह रही हैं। उस रात मालकिन अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई थी। उन्हें जबरदस्ती मुंह दबाकर गाड़ी में डालकर ये रमाकांत और उसका बाप रघुनाथ लेकर गए थे।
मालकिन आज भी जिंदा हैं साहब। इन्होंने उन्हें शहर के पुराने पागल खाने के पास एक अंधेरी कोठरी में कैदियों की तरह कैद करके रखा है ताकि ये आपकी सारी जायदाद खाली कर सकें। अरे साहब, इस बुढ़े की बातों में मत आइए, ये झूठ बोल रहा है। ये तो हवेली का नमक हराम नौकर है जो आज कुसुम की बातों में आकर हमें फंसाने की साजिश रच रहा है। उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो सब तो खानदान की मर्यादा बचाने के लिए किया गया था ना। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं साहब। बस करो रमाकांत। हे भगवान, मेरी माँ जिंदा है। मैंने इन गद्दारों की बात में आकर अपनी सगी माँ पर शक किया, अपने ही पूरे हंसते खेलते परिवार को और अपनी निर्दोष बहुओं को नरक की जेल बना दिया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। बाबूजी, रोने से अतीत का पाप कम नहीं होता। आंखों पर लगा अंधविश्वास का चश्मा अगर वक्त पर ना उतारा जाए तो अपनों का ही घर शमशान बन जाता है। अभी भी वक्त है बाबूजी, उठिए, चलिए और अपनी माँ को वापस लेकर आइए और इन गद्दारों को उनकी सही जगह पहुँचाइए। रोहन, कुंदन, इसी वक्त पुलिस को फोन करो और इस गद्दार रमाकांत और इसकी क्रूर पत्नी कमला को तब तक मारो जब तक इनके प्राण ना निकल जाएं। इन्होंने मेरे परिवार की खुशियों का कत्ल किया है, मेरी माँ को मुझसे छीना है। कुंदन और रोहन गुस्से में आगे बढ़ते हैं और कुंदन रमाकांत का कॉलर पकड़कर उसे जोर का थप्पड़ मारता है और पुलिस को बुलाता है। तभी कुंदन बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, इन्हें अभी गिरफ्तार करें। इन शैतानों ने कानून और इंसानियत दोनों को ताक पर रखकर मेरी हवेली को एक नरक बना दिया था। एक पल भी इन्हें यहां खुला मत छोड़िए, ले जाइए इन्हें यहां से। मेरी हवेली के एक एक कमरे में इनके जुल्म की गवाहियां छिपी हैं। हाँ इंस्पेक्टर, इन गद्दारों को यहाँ से ले जाइए। जिस हवेली में इन्होंने निर्दोषों को कैद किया था, आज ये खुद सलाखों के पीछे होने चाहिए। मेरी आंखों के सामने से इनका चेहरा हटा लीजिए, क्योंकि अब इन्हें देखने की भी मेरी हिम्मत नहीं बची है। जो पाप इन्होंने मेरे परिवार के साथ किया, उसकी सजा इन्हें कानून के जरिए मिलनी चाहिए। पुलिस वाले रमाकांत और कमला को ले जाते हैं। उसके बाद धर्मपाल सिंह, कुंदन, रोहन, सावित्री और कुसुम पुलिस के साथ उस गुप्त कोठरी का भारी लोहे का दरवाजा कुल्हाड़ी से तोड़ते हैं। दरवाजा टूटते ही अंदर का नजारा दिखता है। अंदर बेहद बुजुर्ग, कमजोर, सफेद बालों वाली शारदा देवी बैठी थीं। धर्मपाल दौड़कर उनके चरणों में गिर जाता है। मुझे पता है कि मैं इस माफी के काबिल नहीं हूँ। 3 दशक, 30 साल मैंने सिर्फ अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी थी, बल्कि अपने दिल पर भी पत्थर रख लिया था। उस दिन मैं बेटा नहीं बल्कि एक जल्लाद बन गया था। माँ, मैंने अपनों पर जुल्म ढाए, घर को जेल बनाया और अपनी ही माँ को उस काल कोठरी में सड़ते हुए छोड़ दिया। मेरा ये अहंकार मेरी सबसे बड़ी सजा है। माँ, मुझे माफ कर दो। उठ बेटा, उठ, आंसू पोंछ अपने। एक माँ का बेटा कभी पापी नहीं हो सकता। तेरी आंखें तो उस दिन मर गई थी जिस दिन उन गद्दारों ने तेरे कानों में झूठ का जहर घोला था। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो उस साजिश से थी जिसने मेरे बेटे की बुद्धि को कैद कर लिया था। तो आज फिर से मेरा वही बेटा बन गया है। पर बेटा, एक बात तो बता, आखिर इन दरिंदों की चाल का पता तुझे कैसे चला? तूने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ निकाला? माँ, ये सब तुम्हारी बहू कुसुम की वजह से संभव हो पाया। अगर वो ना होती तो मैं आज भी उन्हीं की बिछाई हुई नफरत की बिसात पर चल रहा होता। उसने न सिर्फ सच का पता लगाया बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे सही रास्ता दिखाया। ये उसी का निडर दिमाग और साहस है कि आज हम फिर एक साथ हैं। माँ, उसने ही मुझे उस अंधेरे से निकाला है जहाँ मैं खुद को खो चुका था। धन्य है ऐसी बहू जिसने न केवल इस घर के ताले तोड़े बल्कि एक माँ और बेटे के टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ दिया। आज अपनी माँ को वापस पाकर मुझे अपने अंधेपन का एहसास हुआ है। अनुशासन के नाम पर मैंने आप सबको इस हवेली में नहीं, इन जंजीरों में कैद करके रखा था। यही मेरा सबसे बड़ा पाप था। आज से इस हवेली का हर ताला और हर पाबंदी टूट जाएगी। आप सब इस घर के कैदी नहीं, मालकिन हैं। आज से यह हवेली एक जेल नहीं, आपकी आजादी का घर है। आप सब पूरी तरह स्वतंत्र हैं। यही तो असली सिंह की पहचान है बेटा, जो अपनों को कैद में नहीं बल्कि खुले आसमान में उड़ने का हौसला दे। बाबूजी,
आपने सिर्फ ताले नहीं तोड़े, आपने हम सबकी रुकी हुई सांसों को फिर से चालू कर दिया है। आज 30 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की दीवारों से जंजीरों की नहीं बल्कि उम्मीदों की खनक आ रही है। मैंने तो अपनी उम्मीदें ही हार ली थी, लेकिन आज आपने मुझे सिर्फ आजादी नहीं बल्कि अपना सम्मान वापस दिया है। आज मुझे लगा कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, न कि कोई डरी हुई कैदी। बाबूजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब मैं फिर से अपनी स्केचबुक उठा पाऊंगी। जिस फैशन डिजाइनिंग को मैंने राख में जलते देखा था, आज ऐसा लग रहा है जैसे वो सपना फिर से सच हो सकता है। आज आपने मुझे सिर्फ रसोई के धुएं से बाहर नहीं निकाला, बल्कि मुझे मेरा करियर और मेरी पहचान वापस दी है। पापा, आपने आज मेरे टूटे हुए सपने को फिर से पंख दे दिए हैं। अब मुझे किसी बंदिश का डर नहीं। अब मैं कॉलेज जाऊंगी, पढ़ूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। आपने आज मुझे एक बेटी होने का असल हक दिलाया है। बाबूजी, ये जीत किसी एक की नहीं, हम सब की है। हमने तो बस उस सच का साथ दिया जो बरसों से घुट रहा था। आज हम सब आजाद हैं और सबसे बड़ी बात ये कि हम सब आज एक परिवार हैं। बाबूजी, आज घर की बहुओं को जो सम्मान और आजादी वापस मिली है ना, इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी कुसुम को जाता है। अगर ये लड़की हिम्मत ना दिखाती, अपना निडर दिमाग ना लगाती और सच के लिए जान की बाजी ना लगाती, तो शायद ये हवेली हमेशा हमेशा के लिए एक जेल ही बनी रहती। मुझे गर्व है कुसुम मेरी पत्नी है। प्यारे दोस्तों, चालाक मैनेजर रमाकांत और उसके बाप रघुनाथ ने सिंह परिवार को गुमराह करके इस आलीशान हवेली को औरतों की जेल बना दिया था, लेकिन सबसे छोटी 120वीं बहू कुसुम की निडरता और जासूसी दिमाग ने इस खौफनाक साजिश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारे समाज में भी कई बार बाहरी लोग परिवार के कान भरकर अपनों में दूरियां पैदा कर देते हैं और मर्यादा के नाम पर औरतों के सपनों को दबा देते हैं। आपके विचार में क्या किसी बाहरी इंसान की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करना सही है, या फिर हमें हर फैसले को खुद परखना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और ऐसी ही और धमाकेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।